हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंकाज़ केमिकल क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एंड कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक पार्ट फर्स्ट में। आज पार्ट सेकंड में हम लोग बात करेंगे रेट लॉ की या लॉ ऑफ मास एक्शन की। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली किसके रिलेटेड होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी हमने जो रिएक्टेंट लिए हैं रिएक्शन के लिए, कोई भी रिएक्शन हम कंसीडर करवा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट होंगे उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगी क्या? रेट। रिएक्शन की जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, कि हमने कितनी मात्रा में रिएक्टेंट लिया है उस पर डिपेंड करेगा। हम लोगों ने जो फैक्टर्स देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वहाँ भी हमने इस चीज़ को देखा था कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इफ़ेक्ट डालती है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो अब वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? कंसंट्रेशन के, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होती है रेट। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फर्स्ट स्टडी बाय गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग एंड वागे ने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी की थी और उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, उन्हीं ने हमें बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। ये किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, रेट लॉ जो है उसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन होगी हमारी Na प्लस Mb इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, हमने एक जनरल सी रिएक्शन ले ली, Na प्लस Mb क्या बना? ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट है, और क्या बना? इससे प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब हमें रेट लॉ लिखना है इस रिएक्शन के लिए। तो हमने अभी इसकी डेफिनेशन देखी थी कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या करेंगे हम इसके लिए? A कंसंट्रेशन पे कर रहा है, और जो इसकी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंसी है ये कहाँ चली जाएगी? पावर में चली जाएगी। इसी तरीके से हम लिखेंगे B की कंसंट्रेशन एंड पावर में क्या आ जाएगी? M। ये N और M क्या है? ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, यानी A का N मोल लिया है और B का M मोल लिया है, तब ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, लेकिन जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो जो ये कोफिशिएंट्स वैल्यू है ये पावर में आ जाएंगी। इससे पहले एक बार थोड़ा सा जनरली बता देती हूँ, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। जैसे यही रिएक्शन अगर हम लें तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? एक्स नहीं, हम रिएक्शन ली है तो उसी की बात करेंगे। dA/dt, और जो कोफिशिएंट्स वैल्यू होती हैं वो आती है डिवाइड में। रिएक्टेंट है तो क्या आएगा? माइनस 1/n dA/dt। इसी तरीके से हम लिखेंगे B के लिए -1/m dB/dt। इसी तरीके से लिखते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफिशिएंट्स वैल्यू कहाँ आती हैं? डिवाइड में आती है। ये बात है रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रेट लॉ की, जो किसने दी थी? गुलबर्ग एंड वागे ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ जो लॉ ऑफ मास एक्शन उनके अकॉर्डिंग बताया गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट्स वैल्यू थी उनको पावर में लेके गए। अब देखिए यहाँ पे किसका सिंबल आ रहा है? प्रोपोर्शनल का।
तो प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो r इक्वल्स टू k और a की पावर n b की पावर m। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ गया, k आ गया। k क्या हो गया अब यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, इसे हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। अब अगर हम देखें, हम ये बात करें कि ये जो यूनिट है, अभी हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये वाली, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू गुलबर्ड एंड वोगे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, r इक्वल्स टू k, a की पावर n, b की पावर m। n और m क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट्स वैल्यू है, और ये रिएक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओनली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यहाँ प्रोडक्ट की कोई बात नहीं हो रही है। जबकि हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को वहाँ पे शो करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब रेट लॉ के अंदर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है इस तरीके से। अब अगर हम ये कहें कि जो हमने ये पता कर लिया कि k यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब अगर हम इस एक सिंपल रिएक्शन लें जिसमें हम क्या कर रहे हैं, a और b जो है, इन यूनिट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोनोमर के रूप में। यानी कोफिशिएंट्स वैल्यू क्या है, 1 1। देखिए इस तरीके से a प्लस b क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। यानी कोफिशिएंट्स वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 और 1। अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b, यही होगा ना। रेट लो के अकॉर्डिंग रेट प्रोपोर्शनल टू ए बी, कोफिशिएंट्स वैल्यू यहाँ पे है नहीं इसलिए 1 1 है। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट k आ जाएगा, a एंड b। ठीक है, अब हमें पता है कि जो a है उसकी वैल्यू b की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो अब जब ये वैल्यू यूनिट में है तो रेट इक्वल्स टू क्या आ गया, k। यानी रेट किसके इक्वल आ गई, डायरेक्टली k के डिपेंड कर रही है। रेट डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, k पे डिपेंड कर रही है। तब जब कोई भी रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू यूनिट में आएगी, यूनिटी में आएगी, तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। तब रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रेट कांस्टेंट पे। अदरवाइज रेट कांस्टेंट पे नहीं करती है। हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि रेट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। लेकिन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी में है, उसकी वैल्यू 1 है, तब रेट किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। और इस टाइप की जो रिएक्शंस होंगी, अब हम रेट है, रेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, dx/dt। रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरीके से जनरली, dx/dt इक्वल्स टू k डैश से अगर हम इसे शो करें तो ये क्या बन गई हमारे लिए, एक ये हमारे लिए यहाँ पे वैल्यू है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। जब हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं उसकी वैल्यू यूनिटी में आती है, यानी मोनोमर की वैल्यू, जो रिएक्टेंट है उनकी वैल्यू अगर 1 है, तो जो रिएक्शन की रेट है वो डायरेक्टली रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। रेट को हमने लिखा है dx/dt के फॉर्म में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने का हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसके बारे में रीड कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट किसके, k के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, जो डायरेक्ट k यानी रेट कांस्टेंट पे डिपेंड हो उन्हें बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट्स। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
यानी द रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। यानी हर एक रिएक्टेंट, जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है उसकी वैल्यू अगर यूनिटी में आती है तो रेट जो है वो कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट जो है इनमें क्या अंतर है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होती है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है, इसके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी की है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसको कहते हैं हम लोग, जो चेंजमेंट आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के साथ में जो चेंजमेंट आता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट आता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट जो है इट इज़ proportionality constant in the rate law and is defined as the rate of reaction when concentration of reactant is unity। यानी ये कांस्टेंट है, जो रेट रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं उसमें क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये कब डिफाइंड होती है, जब जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर यूनिटी में आती है तब हम इसे डिफाइन करते हैं, किसको, रेट कांस्टेंट को। ठीक है, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर रिएक्टेंट जो है ए बी उनकी वैल्यू अगर यूनिटी में आ रही है तो जो रेट है dx/dt इक्वल्स टू के, डायरेक्टली के पे डिपेंड करती है और उसकी वैल्यू उस वक्त हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट टाइम। हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, और वो भी क्या, जो कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आ रहा है टाइम के साथ उस पे। तो ये क्या बोल रहा है कि इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी भी टाइम पे हम देखेंगे तो किस पे डिपेंड करेगी, वो हर बार मोलर कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगी। जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी उसी पे डिपेंड करेगी किसी भी टाइम अगर हम उसको देखते हैं। जबकि ये क्या है, द रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। हमने देखा है कि रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, द रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टाइम जो है वो अगर सेम चल रहा है, कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। हमने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पीछे वाले वीडियो में देखी थी, उसमें क्या थी, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये फिक्स है, इसकी रिएक्शन, इसकी जो यूनिट है वो फिक्स है। किस तरीके से निकाली थी हमने, उसमें ये था कि उसका dx/dt, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का। तो dx/dt क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल अपॉन लीटर, और टाइम को हम एसआई यूनिट में किस में लेंगे, सेकंड में। तो इसको किस तरीके से, इसकी यूनिट हम किस तरीके से लिखेंगे, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसकी यूनिट हमेशा यही होती है, फिक्स होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। इट्स
यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। और हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी के लिए आप लोग इतना समझिए कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि फिक्स है। ठीक है, अभी हम इसकी जो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालने का एक फॉर्मूला पहले हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद में हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। हर ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उन सब के लिए जो रेट कांस्टेंट के है उसकी यूनिट अलग अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कि ये किस तरीके से होती है। देखिए, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है उसको निकालने का फॉर्मूला किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? जनरल रिएक्शन लेते हैं। कैसी? ऑफ एन ऑर्डर। किस टाइप की? एन ऑर्डर की, क्योंकि अभी हम ऑर्डर नहीं, ऑर्डर बेसिस पे नहीं है। ऑर्डर के लिए पहले इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमने मान लिया हमें पता नहीं है कौन से ऑर्डर की है, इसलिए हमने एन ऑर्डर की रिएक्शन ले ली। ठीक है, इसके लिए किस तरीके से रेट है, रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल्स टू के, और क्या लेते हैं हम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं ना, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, के कंसंट्रेशन, और कौन सा ऑर्डर है, एन ऑर्डर है, तो हमने लिख दिया एन। हमने पीछे अभी अभी रेट लो जो निकाला था उसमें हमने क्या लिखा, क्या देखा था, यही तो निकाला था, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए या बी, जो भी हमने रिएक्टेंट लिए थे वो हमने यहाँ लिखे थे, तो हमने उसकी जगह यहाँ क्या लिखा है, कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनल हटाया था तो हमारे पास के आया था, और रेट की जगह हमने dx अपॉन dt लिखा है। देखिए ये था, अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। रेट प्रोपोर्शनल टू ए बी, मतलब हमने जो एक रिएक्शन ली थी ए प्लस बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रेट प्रोपोर्शनल टू ए बी, और रेट इक्वल्स टू के ए बी। क्या किया हमने, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और के कांस्टेंट लगा दिया। रेट की जगह हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, रेट को हम इसी तरीके से लिखते हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू के ए और b। हमने a और b की जगह क्या लिखा है, सिर्फ dx अपॉन dt इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन, यही लिखा है हमने। ये देखिए, इधर आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। देखिए a प्लस बी प्रोडक्ट है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी, तो रेट इक्वल्स टू के ए बी, हमने प्रोपोर्शनल हटाया और के लगा दिया, और dx रेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल्स टू के ए बी, और हमने ये जो ए बी रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन की जगह ये लिख दिया सिर्फ कंसंट्रेशन, मतलब dx अपॉन dt इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन। अब देखिए यही तो है हमारा, रेट इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन। हमने एन ऑर्डर की रिएक्शन ली है, इसलिए हमने क्या लिख दिया इस पर, एन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये हमारे पास रिएक्शन कहाँ से आई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू को कंसंट्रेशन एक तरफ ले जाते हैं, के इक्वल्स में ले लेते हैं। किस तरीके से लेंगे, के इक्वल्स टू dx अपॉन dt जो है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, dx भी क्या है, एक कंसंट्रेशन ही है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे हम क्या, k की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और सारी वैल्यू इसके इक्वल्स में ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt, कंसंट्रेशन यहाँ नीचे जाएगी किस तरीके से, इनटू में है तो डिवाइड में चली जाएगी, 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n या ऑर्डर n। ठीक है, अब इसे हम किस तरीके से, देखिए dx अपॉन dt क्या है, dx कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजमेंट आता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है,
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अपॉन dt को क्या लिख दें, टाइम। सही है, लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू ये क्या है हमारे पास 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए लिख रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को dx अपॉन dt को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, k इक्वल्स टू, देखिए कंसंट्रेशन की पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब ये कंसंट्रेशन की पावर 1 है और यहाँ कितनी है, n है, मतलब हमें पता नहीं है कितनी है। तो अब ये डिवाइड में है तो ये क्या चली जाएगी, ये पावर्स ऊपर माइनस में चली जाएगी। किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन की पावर 1 है और ये n प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस n इंटू 1 अपॉन टी हो जाएगा टाइम। तो इसको अगर इन्वर्स में ले जाएंगे तो डायरेक्टली हम कैसे लिख देंगे, टाइम इन्वर्स। ठीक है, कैसे किस तरीके से आया, इस थोड़ा सा मैं नीचे लिख देती हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा। k इक्वल्स टू, देखिए ये वाली वैल्यू थी, चलो मैं या तो इसको आपको पहले इस तरीके से सॉल्व करके दिखा दूँ, कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n इंटू 1 अपॉन टाइम, इस तरीके से हो जाएगी। यानी 1 अपॉन टाइम हमने इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, कंसंट्रेशन एक साथ आ गई। यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 1 है, यहाँ n है, ये 1 अपॉन टाइम है। तो हम इस पूरी वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरीके से वैल्यू आएगी हमारे पास, k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का। किसका फॉर्मूला आ गया, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का। k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स एंड देयर n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो हम n-1 करेंगे, 0 ऑर्डर की होगी तो 0 लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसकी जो यूनिट है वो हम लोग निकाल लेंगे। जो हम आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ हम इनकी हर ऑर्डर के अंदर उसके k की यूनिट भी निकालेंगे रेट ऑफ कांस्टेंट की। लेकिन जनरल फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या देखा है, रेट लो और रेट कांस्टेंट, दो चीज़ें आज हमने देखी हैं। रेट लो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। आई होप आप सब बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये आप लोग इस डेरिवेशन को निकालने की कोशिश कीजिए, रफ कॉपी और पेन जो भी है वो आप लोग साथ में लेके बैठिए। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।